हम हादसों के दौर में रह रहे हैं। इंदौर में जहरीला पानी पीने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। पर्यावरणविदों का कहना है कि दिल्ली की आबोहवा रहने लायक नहीं है। प्रदूषण का स्तर यह है कि सांसों के रूप में आपके फेफड़े में हवा नहीं, जहर जा रहा है। ऐसे ही कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इतिहास की छाती पर दर्ज हो जाते हैं। क्या मानव सभ्यता कभी इस स्थिति में पहुंच सकती है कि वह हादसों, प्रदूषणों से इतर स्वच्छ हवा, स्वच्छ शासन और प्रशासन और स्वस्थ जीवन अपने नागरिकों को प्रदान कर सके? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। साहित्य तक गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन पुस्तकों की चर्चा कर रहा है जिन्होंने हमारे गणतंत्र को प्रभावित किया। इस अवसर पर हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, खामियों की बात कर रहे हैं, अतीत की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है कटघरे में सांसें। सांसें भला कटघरे में कैद हो सकती हैं क्या? यह पुस्तक भोपाल गैस त्रासदी के 4 दशक को याद करती है। विभूति झा इसके लेखक हैं। विभूति झा का जन्म 1952 में जिला मंडला में हुआ। वे इस कहानी के सूत्रधार हैं। दरअसल कहानी नहीं, बल्कि वे भोपाल गैस पीड़ितों से जुड़े हुए उस आंदोलन के एक प्रमुख कर्ता धर्ता रहे हैं जिन्होंने न केवल उस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा था, बल्कि उनकी जो लड़ाई है भोपाल गैस पीड़ितों की, उसे सर्वोच्च न्यायालय तक लेकर गए थे। यानी उस घटना के पहले दिन से वर्तमान तक वे इस पुस्तक के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं कि उस दौरान क्या कुछ घटा था और भारत को दरअसल करना क्या चाहिए था। भोपाल गैस त्रासदी जैसे हादसे इतिहास के माथे पर कलंक की तरह से, वे किसी राष्ट्र के माथे पर भी कलंक से कम नहीं। विशेषकर तब जब बाजार की व्यवस्था, पूंजीवाद, औद्योगिकरण मनुष्य की जिंदगी की कीमत पर हो रहा हो। इस पुस्तक का संपादन राजेश बादल और वन्या झा ने किया है। विभूति झा ने लिखा है। भोपाल की कहानी को एक तरह से प्राकथन के रूप में वरिष्ठ पत्रकार एन.के. सिंह दर्ज करते हैं। उन्होंने शुरुआत ही इस तरह से की है कि 3 दिसंबर की उस शाम को भोपाल के अपने दफ्तर में जब मैं टाइपराइटर से स्टोरी लिख रहा था और दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक आपदा की खबर ले रहा था, इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली दफ्तर से बार बार तकादा आ रहा था, तब एक पैरा टाइप करने के बाद न जाने क्या हुआ कि मेरी आंखों के सामने पिछले रात की तस्वीर घूम गई और झरझर झरझर आंसू गिरने लगे आंखों से। 33 साल की उम्र में वो लिखते हैं कि मैं उस समय 33 साल का था और मैं अपनी को घुटा रिपोर्टर मान रहा था जिसने तमाम तरह की मृत्यु, तमाम तरह की हिंसाएं, तमाम तरह के सांप्रदायिक दंगे और नरसंहार देखे थे। लेकिन यूनियन कार्बाइड की पेस्टिसाइड फैक्ट्री से निकली जहरीली आंच ने जिस तरह से गैस पीड़ितों को अमानुषिक हालात में छोड़ा था, वह कई दिनों की नींद उड़ा देने के लिए काफी था। इस पुस्तक के संपादक, इस पुस्तक के लेखक, उन सभी का दर्द, उनकी पीड़ा, और यह पुस्तक इसीलिए दर्ज की गई है कि आप उस हादसे को इसलिए ना भूलें क्योंकि आपको यह जानना चाहिए कि यह एक मानवीय त्रासदी थी, मनुष्य निर्मित त्रासदी थी। इस
हादसे से, इस आपदा से भोपाल को और उन 10,000 से अधिक लोगों को बचाया जा सकता था जो काल कवलित हो गए, जिन्हें पता भी नहीं था। ये लिखते हैं कि किस तरह से पुलिस कंट्रोल रूम को वह फ़ोन कर रहे थे, किस तरह से घर से बाहर निकलने के बाद आँखों में जलन हो रही थी, 24 घंटे बीतने के बाद भी किस तरह से राजकुमार केसवानी नामक जो वरिष्ठ पत्रकार जिनका देहांत हो गया कोविड के दौरान, उन्होंने लगातार अपने साप्ताहिक में इस बात की चेतावनी दी थी कि भोपाल में इस तरह का कोई हादसा हो सकता है। बावजूद उसके सरकार ने अनदेखा किया था। पुस्तक की प्रस्तावना में विभूति झा बाकायदा उस घटना का उल्लेख करते हैं। वो लिखते हैं कि जब 3 दिसंबर को वो भोपाल पहुँचे थे, जब ये पुस्तक लिखने का विचार उनके दिल में आया था 2021 में, तो वो उस मूर्ति के सामने खड़े हुए जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बाहर लगी हुई थी, जिसकी में एक महिला की गोद में एक बच्ची है, और वहाँ वो देखकर उन्हें वह सारा अतीत याद आ गया। 37 वर्ष पूर्व उस समय हुआ था भोपाल गैस त्रासदी के, और वहाँ वह रोने लगे। उन्हें इस बात की चिंता है कि भोपाल गैस त्रासदी को न केवल यह देश, यह दुनिया, उनका राज्य, बल्कि भोपाल शहर के लोग भी भूलने लगे। उनका कहना है कि 37 साल का समय, जिसे अब हम 4 दशक कह रहे हैं, कोई छोटा समय नहीं होता, लेकिन दुख और पीड़ा क्या समय की मोहताज होती है। जिस तरह से एक गैस त्रासदी में जीवंत शहर जो लगभग उस रात को सो रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों को आंखें खोलने से पहले, यह पता चलने से पहले कि उनके साथ क्या हुआ, मौत ने धर दबोचा था। सड़क पर सिर्फ लाशें ही लाशें थी। न केवल हजारों लोग उस हादसे में मारे गए थे, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। बहुत सारे लोग ऐसी बीमारी की चपेट में आ गए थे जिन्हें यह पता नहीं कि उनके साथ क्या, क्यों और कैसे हो रहा है। बहुत सारे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से जीवन भर के लिए अपंग हो गए। कितने परिवार उजड़े, कितने बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां बेसहारा हो गई, इनका कोई हिसाब उस संख्या से नहीं हो सकता जो मैंने शुरुआत में बताया कि 10,000 लोग, 12,000 लोग, 15,000 लोग, 3,000 लोग या 1 लाख लोग। क्या भोपाल वही शहर बचा है जिसने दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदी देखी थी? यह त्रासदी क्या लापरवाही का नतीजा थी, क्या स्वार्थ का नतीजा थी, या कोई रासायनिक प्रयोगशाला थी? लेखक की चिंता इस बात की भी है। लेखक की चिंता इस बात की भी है कि जनता की स्मृतियों में इतने बड़े हादसे क्यों कर विस्मृत हो जा रहे हैं। आज स्थिति यह है कि सरकार हर वर्ष 3 दिसंबर को एक छोटा सा आयोजन करती है, लोग जुटते हैं, श्रद्धांजलि के नाम पर औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन किसी को यह नहीं पता है कि आज भी यूनियन कार्बाइड कारखाने में जो रसायन बचे हैं, क्या उनसे कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। आखिर कार्बाइड फैक्ट्री के साथ जो कुछ घटा, उसके पीछे क्या कुछ था। यह पुस्तक दरअसल उस दौरान जो कुछ भी घटा था, जो अखबार में खबरें छपी थी, किस तरह से वह हादसा हुआ, प्रत्यक्षदर्शियों ने किस रूप में उसे देखा था, किस तरह से लोग बचाने के लिए आगे आए थे। यह पुस्तक 15 अध्यायों में भोपाल गैस त्रासदी को याद करती है। जो अध्याय हैं वह काली रात, भूतहा और वीरान बस्ती, सरकार के जो सरोकार थे, जहरीली गैस कांड का जो संघर्ष मोर्चा बना था, आस्था में अनास्था और पलायन की पीड़ा जो हुई, उसके बाद जो जन आंदोलन हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी जो संक्रमण हुआ और मेडिकल शोध से जो निष्कर्ष निकले, आयोग के नाम पर क्या कुछ घटा, अंतरिम मुआवजा जब आया उसे अंतरिम जीत क्यों माना गया, मुफलिसी में भी किस तरह से वकालत
न केवल इस लेखक ने की बल्कि उनके साथ के बहुत सारे लोग जो पहले दिन से इस संघर्ष में जुड़े थे, बावजूद उसके किस तरह से सरकार ने यूनियन कार्बाइड के साथ न्यायालय में समझौता कर लिया था। सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे यह लड़ाई गई, उस समझौते से किस तरह से न्याय का मखौल उड़ा, मुआवजे का क्रूर चेहरा किस तरह से सामने आया, किस तरह से दलाल आ गए, किस तरह से दुनिया भर के लोग आए, किस तरह से फर्जी चेहरे बनाकर न केवल मुआवजा लेने की कोशिश की गई बल्कि उस हादसे से क्या सबक मिलता है और उस दौरान जो नाइंसाफ़ी की दास्तान है वह भी इस पुस्तक में दर्ज है। इस पुस्तक में जो उपसंहार है उसकी कुछ आखिरी पंक्तियां और राजेश जोशी की ये कविता लिखी है, मैं उसका उल्लेख जरूर करूंगा। कार्बाइड की नृशंसता का शिकार, गैस के दुष्प्रभावों के कारण अपनी कुर्बानी दे चुके भोपाल के हजारों जांबाज बाशिंदों और कार्बाइड तथा जन विरोधी शासन की उपेक्षा के शिकार अब तक पीड़ा भुगत रहे भोपाल के लाखों गैस पीड़ितों को लेखक शत प्रणाम करता है। वह अपनी इस जमीनी लड़ाई के संघर्ष के साथी राजकुमार केसवानी, आलोक प्रताप सिंह और अब्दुल जब्बार को भी याद करता है, उन्हें सलाम कहता है। और कुछ दिनों बाद राजेश जोशी की कविता उन्होंने अंत में रखी है, मैं पढ़ूंगा। कुछ दिनों बाद वहाँ घास उगाएगी, कुछ दिनों बाद मिट्टी कड़ी हो जाएगी, वहाँ नमक और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाएगी। जहाँ दफनाए गए थे 2 दिसंबर की रात मारे गए लोग। दुख पर धीरे धीरे धूल की कई तहें जम जाएंगी और यादों पर कई और दुखों की। कुछ दिनों बाद लोग घटना पर बात करने से बचेंगे एक दूसरे से और सोचेंगे कि याददाश्त कमजोर होती है लोगों की। कुछ दिनों बाद बिना पहचान वाले मृतकों का पोस्टर कहीं नहीं दिखेगा शहर में। भोपाल गैस त्रासदी, वह भयानक हादसा दरअसल हमारी न्याय व्यवस्था की असफलता, हमारे व्यक्तियों की, हमारे नागरिकों की असामयिक मौत और दुनिया में जिस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का साम्राज्यवाद है उसकी एक चेतावनी भी देता है। भारतीय गणतंत्र के अवसर पर हमें यह जानने की जरूरत है कि भारत को साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनने देना चाहिए, चाहे सरकार के स्तर पर कितने भी कूटनीतिक स्तर पर लाभ हो रहे हों। कटघरे में सांसें, भोपाल गैस त्रासदी के 4 दशक के लिए विभूति झा लेखक इसके, और प्रवासी प्रेम पब्लिशिंग इंडिया जो इसके प्रकाशक हैं, साथ ही साथ इसके संपादक राजेश बादल और बन्या झा को बहुत बहुत मैं साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय को लिया। इस पुस्तक का मूल्य 360 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के बुक कैफे का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं हर दिन इसी समय आपके पास किसी न किसी एक पुस्तक पर अपनी राय लेकर उपस्थित होता हूं। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। गणतंत्र शुभ हो, भारत का लोकतंत्र हमेशा जीवंत और ज्वलंत रहे, वह नागरिकों के हित में रहे, यही कामना है। धन्यवाद।